यह सोचते हुए वह प्रताप को कहने लगा, चलो घर, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। और वह तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। और प्रताप फ़ौरन से कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में रुद्र अपने फार्म हाउस पहुँच गया। जैसे ही वह फार्म हाउस के अंदर एंटर करता है, उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके गार्डन एरिया में टहल रही थी। वह उस लड़की के पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की इतराते हुए रुद्र के पास आई और उसके ऊपर हाथ फिराने लगी और कहने लगी, भूल गए हमारी आज की नाइट एक दूसरे के साथ बितानी है। इतना सुनते ही रुद्र उस लड़की को उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया, जिस वजह से वह लड़की बेड पर गिर गई। रुद्र यह सब गुस्से में कर रहा था। वह अपना शर्ट का बटन खोलने लगा। यह देख करके वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगी, क्योंकि उसे माही का प्रॉब्लम देखा नहीं जा रहा था। वह यह सोच रहा था कि मैं वन नाइट स्टैंड करूँगा तो शायद मेरे दिमाग से माही का ख्याल निकल जाएगा। पर वह जैसे ही उस लड़की के ऊपर आगे बढ़ने लगा और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया, वह लड़की की सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थी। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र इस तरह से क्यों कर रहा है उसके साथ। यह सब तो प्यार से भी कर सकता था ना, पर वह तो बहुत ज़्यादा ही वाइल्डनेस तरीके से कर रहा था। रुद्र उसे टिया के हाथों को ज़ोर से पकड़ के बेड से लगा दिया और उसके गले पर वाइट करने लगा। उसके होठों पर भी वाइट किया। उस लड़की को दर्द हो रहा था। वह चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते हो तुम। रुद्र आंखें लाल किए हुए गुस्से से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मुझे करने दो। इतना कहते हुए उस लड़की का गला पकड़ के उसके आगे के ड्रेस ज़ोर से खींच देता है। इस हरकत से उस टिया की आंखें बड़ी हो गई और कहने लगी, टिया यह सब करने तुम्हारे साथ नहीं आई है, समझ के क्या रखे हो? और वह एक झटके से रुद्र को खुद से दूर धक्का दे देती है। रुद्र फ़ौरन से पीछे हो जाता है। टिया फ़ौरन से कमरे से निकलने की कोशिश करती है, मगर वह अभी दरवाजे के पास गई हुई थी कि रुद्र उसके हाथों को खींचकर उसे दीवार से लगा दिया और उसके गले पर किस करने लगा। पर उसे जो माही के साथ जो फील हो रहा था वह इस लड़की के साथ फील नहीं हो रहा था। उसे माही के साथ जो सुकून मिल रहा था, पर इस टिया के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी। वह सुकून इस लड़की में नहीं था, जिस वजह से रुद्र और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया और वह लड़की उसे हाथों से धक्का देते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो। रुद्र उसे लड़की के बालों को अपने हाथों में कस के पकड़ते हुए खींचने लगा और कहने लगा, मेरे चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है डार्लिंग। तुम जो सोच रही हो मैं तुम्हें जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? कि आज मेरा वन नाइट स्टैंड पूरा करना ही होगा तुम्हें। इतना कहते हुए उसने टिया के हाथों को दीवार से लगा दिया और उसके ऊपर झुकने लगा और इतना कहते हुए वह उस टिया के ऊपर फिर से टूट पड़ा। शायद किसी भी तरह से उसे सुकून महसूस करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे टिया के बॉडी के ऊपर मदहोश गिरा हुआ रुद्र को फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, जो कि माही के बॉडी से उसे मिल रहा था। रुद्र टिया के साथ कुछ आगे मूवमेंट करता, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। वह फ़ौरन से अपना फ़ोन देखता है तो डॉक्टर की कॉल थी। वह फ़ौरन से कॉल रिसीव करता है। सामने से डॉक्टर कहने लगे, मिस्टर रॉय, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते जा रही है। इतना सुनते ही रुद्र अपने होश में आता है और ना चाहते हुए भी उसके ज़बान से निकल गया, मैं अभी आता हूँ। और फ़ौरन से वह टिया के ऊपर से उठता है और खड़ा हुआ, शर्ट पहना और प्रताप के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया और वह लड़की वहाँ से चली गई।
वह फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचता है और जल्दी से माही के उस रूम में जाता है। वह देखता है कि माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वह रूम के बाहर खड़ा था मगर उसे रहा नहीं गया, तो रुद्र माही के करीब गया और उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ लिया, जैसे माही को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वही रुद्र हाथों को थामे माही का थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा था। डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहे थे और थोड़ी देर में ही माही शांत हो गई, बल्कि इंजेक्शन की वजह से वह बेहोश हो गई। ऐसी हालत देखकर रुद्र को समझ नहीं आ रहा था। वह डॉक्टर के कैबिन में गया और कहने लगा, क्या हुआ है डॉक्टर, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर कहे, माही इस वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया है, इसी कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र कैबिन से बाहर निकला। यह सब देखकर प्रताप कहने लगा, बॉस आप इतना इस लड़की के लिए क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? चलिए आप यहाँ से। आप मुझे बोल दिए होते तो मैं आकर इस लड़की को देख लेता। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। रुद्र प्रताप को घूरते हुए कहने लगा, अब तुम सिखाओगे मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी बकवास बंद रखो। इतना कहते हुए वह वहीं बेंच पर बैठ गया और माही का होश में आने का इंतज़ार करने लगा। रुद्र वहीं बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया और सुबह डॉक्टर के बोलने पर उसकी नींद खुली। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रॉय माही बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। इतना सुनकर रुद्र अपनी आंखें खोला, उठ गया और माही के पास गया। माही अभी भी रुद्र को देखकर डर गई और वह खुद में ही सिमटने लगी, लेकिन रुद्र कहने लगा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो ना? माही हाँ में सर हिलाई। डॉक्टर भी वहीं थे। रुद्र कहने लगा, क्या मैं माही को घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर कहने लगे, हाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत अब सही हो गई है। अब इनके खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। रुद्र कमरे से निकला और बाहर आया। उसके पीछे माही भी बाहर निकली और वह हॉस्पिटल से दोनों बाहर निकले। प्रताप गाड़ी में बैठा हुआ था, रुद्र और माही का वेट कर रहा था। रुद्र को आता हुआ देखकर प्रताप बाहर निकला और फ़ौरन से कार का दरवाज़ा ओपन किया। माही कार में बैठ गई और दूसरी तरफ से आकर रुद्र भी कार में बैठ गया। प्रताप भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में रुद्र फार्म हाउस पहुंच गया। जैसे वह अंदर गया, वह अपनी सर्वेंट कमला को आवाज़ दिया। कमला दौड़ते हुए रुद्र के पास आई और कहने लगी, यस सर। रुद्र उसे देखते हुए कहने लगा, ले जाओ इन्हें और इनके लिए कुछ अच्छा बनाओ और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। इनके खाने पीने से लेकर सोने उठने बैठने और दवाइयों का भी ख्याल रखना है। कमला फ़ौरन से अपना सर हाँ में हिलाई और बोली, ठीक है सर। इतना कहते हुए रुद्र बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी कई मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी सिर्फ माही की वजह से, और वह फ़ौरन से उस मीटिंग में जाना चाहता था क्योंकि वह मीटिंग करनी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। उधर बनवारी को भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि कौन इंसान था जो कि माही को पहले दिन में ही खरीद लिया। इस बात को जानने के लिए वह उस कोठी पर गया। उसे पता चला कि वह बड़े घर का आदमी कोई और नहीं बल्कि रुद्रवीर रॉय है। इतना सुनते ही वह हाथ पैर पटक दिया और कहने लगा, मैंने इस दिन के लिए उस लड़की को यहाँ बेचा था। जिस आदमियों के हाथों मैंने उस लड़की को बिचवाया था, उसी ने ही मेरा सारा खेल खराब कर दिया और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत गुस्से से तिलमिलाए जा रहा था। मैं तो कुछ और ही सोचा था, मगर वह लड़की फिर से मेरे हाथों से बच गई। मुझे उन 2 दिनों में ही उसके साथ जो करना चाहिए था मैं कर लिया होता, तो आज वह कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। और वह सोचने लगा, मैं कैसे रुद्रवीर से मिलूं? अगर उससे हाथ मिला लूँ तो वह माही को तो मेरे हवाले कर ही देगा, क्योंकि रुद्र भी मेरे ही जैसा है, जैसा कि मैं हूँ।
मेरे जैसा ही तो वह काम करता है ना। वह माफिया का राजा है और वह मेरा भरपूर साथ देगा। यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रुद्र भले ही गलत काम जरूर करता था, लेकिन वह किसी लड़कियों की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया और ना ही कभी किसी को करने दिया। बस वह वन नाइट स्टैंड जरूर करता था, वह भी उन लड़कियों के साथ जो कि उन लड़कियों को भी पसंद था। उन लड़कियों को भी वन नाइट स्टैंड की ज़रूरत होती थी, वरना ज़बरदस्ती रुद्र किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। बनवारी यह नहीं जानता था, पर वह अब बनवारी सोच लिया था कि रुद्र से मिलकर हाथ मिला लेगा और माही को हासिल कर लेगा। उधर माही कमरे में जाते ही बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ से निकले। वह यहाँ से जाना चाहती थी, अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। कमला उसके लिए नाश्ता लेकर आई, बहुत सारे फ्रूट्स, जूस। यह देखकर के कमला हैरान थी, वह रो रही थी। माही के पास आकर कमला कहने लगी, क्या हुआ है मेम साहब, आप क्यों रो रही हैं? सर तो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। रात से ही वह आपके साथ हॉस्पिटल में रहे, आपकी बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। माही रोते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, मुझे घर जाना है। कमला कहने लगी, नहीं मैडम, आप कहीं नहीं जा सकती हैं। जब तक सर नहीं आ जाते आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, वरना सर मुझे बहुत ही सुनाएंगे। हो सकता है तो मेरी जान भी ले लेंगे। अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप बिना सर के यहाँ से कदम नहीं उठाइए। आप अगर यहाँ से चली गई तो यह लोग जाने भी नहीं देंगे आपको। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मगर यह लोग कहीं से भी आपको ढूंढ लेंगे। माही अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, यह जगह कौन सा है, मैं कहाँ हूँ? कमला कहने लगी, आप नहीं जानती हैं, आप इतने बड़े शहर में हैं, आप इस वक्त मुंबई में हैं। यह सुनकर के माही हैरान हो गई और कहने लगी, मेरा घर तो चेन्नई में है और मुझे वहाँ जाना है। मेरी माँ पता नहीं किस हाल में होंगी। क्या आपके पास फ़ोन है? मेरा फ़ोन तो उन बदमाशों ने ही ले लिया। कमला ने कहा, हाँ मेरे पास फ़ोन है, और वह फ़ोन माही को दे दी। माही वह फ़ोन लेकर अपने माँ का नंबर डायल करने लगी, मगर वह जैसे ही कॉल करने वाली होती है कि किसी ने उसके फ़ोन को उसके हाथों से छीन लिया और कहने लगा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है फ़ोन करने की, कहाँ जाने वाली हो तुम? यह देखकर कि उसका फ़ोन किसी ने ले लिया है, वह फ़ौरन उस तरफ देखने लगी और जब देखी तो रुद्र था। रुद्र का इम्पॉर्टेंट फ़ाइल उसके कमरे में ही छूट गया था और वह वहीं लेने आया था। प्रताप पहले ही ऑफिस चला गया था ताकि वह क्लाइंट के साथ में अच्छे से मीटिंग सेट करके रख सके। कमला जैसे ही रुद्र को देखती है वह डर से कांपने लगती थी और कहने लगी, सर वह मैडम को कॉल करना। इतना कहकर वह अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। माही आंखों में आंसू लिए हुए बस इस वक्त रुद्र को ही देखे जा रही थी और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम चाहते क्या हो मेरे से? मुझे जाने क्यों नहीं देते हो यहाँ से? मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मेरी माँ पता नहीं किस हाल में होगी। रुद्र बेहद ही उसके करीब आया और कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने नहीं दूँगा। तुम अपनी माँ के साथ यहीं मुंबई में शिफ्ट हो जाओ और तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए वह शहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और तुम वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए वह शहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी माँ का यहाँ आने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर वह अपनी फ़ाइल लेने के लिए बढ़ गया। यह सुनकर माही चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम समझते क्या हो अपने आप को?
तुमने मुझे खरीद क्यों लिया? मुझे छोड़ देते उस नरक में। खरीद कर भी तुम तो वही कर रहे हो जो वह लोग करना चाहते थे। मैं तुम्हारे इस घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। यह सुनना था कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गई और वह तेज कदमों के साथ चलते हुए माही के पास आया और उसके बालों को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और कहने लगा, क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा कहना तो। मेरी इस दुनिया से तुम कभी भी जा नहीं सकती हो, समझी तुम? और क्या बोली कि मैं उस नरक की तरह तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ। अगर मैं उसके जैसा तुम्हारे साथ करता तो मैं कब का तुम्हारे साथ वह सब कर चुका होता कि तुम कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। मगर इतना कहकर वह चुप हो गया और फिर बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रह सकती है। भूल जाना अपनी माँ को, समझी तुम? इतना कह कर के वह माही के बिल्कुल करीब चला गया, जिससे कि वह दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर पा रहे थे। माही की आंखों से टप टप आंसू आ रहे थे, पर वह इस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। रुद्र के इतने गुस्से भरे रूप को देखकर वह डर के मारे कहने लगी, तुम मेरी माँ के साथ कुछ नहीं करोगे? रुद्र कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ न करूँ तो फिर मैं जो कह रहा हूँ उसे चुपचाप से मान लो। इतना कहकर के रुद्र उसके लबों पर वाइट किया और फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुम्हारे साथ अभी। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और चला गया। माही हैरान नज़रों से बस रुद्र को जाते हुए देख रही थी और माही पूरी तरह से मजबूर थी। वह बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। रुद्र कार ड्राइव करते हुए ही प्रताप को कॉल किया और कहने लगा, जल्दी से माही के माँ को चेन्नई से यहाँ शिफ्ट करो। मैं इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर वह कॉल कट कर दिया। बिना प्रताप के बात सुने ही प्रताप उसका असिस्टेंट कम और उसका लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा था। ज़्यादातर काम माफिया का वह वही संभाला करता था, बाकी ऑफिस का भी वह काम देखता था। प्रताप गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, यह बॉस भी ना जब देखो तब मुझे सुनाते रहते हैं। यह बात अच्छे से भी तो कह सकते थे ना, और मेरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिए। उनसे यह कहना था कि उनका मीटिंग के लिए क्लाइंट आकर वेट कर रहा है, पर मेरी बात कहाँ सुनते हैं वह। प्रताप फ़ौरन से चेन्नई फ़ोन किया और वहाँ भी उसके लोग मौजूद थे। वह उन लोगों को सारी बातें समझा देता है। प्रताप के कहने पर वह अंजना जी के घर चले गए। अंजना जी इस वक्त बहुत बीमार थी। इस वक्त वह घर पर अकेली थी। उन लोगों ने वहाँ जाकर के कहने लगे, चलिए आपको मेरे साथ चलना है। यह सुनकर के अंजना जी कहने लगी, आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वह आदमी कहने लगे, चलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, बस हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपको लेकर जाना है। अंजना जी सुनकर घबरा जाती हैं और जाने से मना कर देती हैं, पर वो लोग फ़ौरन से अंजना जी के हाथ को पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। अंजना जी चिल्लाती रह गई, मगर वह लोग नहीं रुके। वह सीधे 2 घंटे के बाद मुंबई पहुंच जाती हैं। अंजना जी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और कहने लगी, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। वह आदमी कहने लगे, हमें कुछ बताने की इजाज़त नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, हम लोग आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह एक अपार्टमेंट में लेकर जाती हैं। वह अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास लोगों का एरिया था। वहाँ उन लोगों ने 4th फ्लोर पर अपार्टमेंट में अंजना जी को लेकर गए और कहने लगे, आज से आप यहीं रहेंगी। इतना कहकर के अंजना जी का बिना बात सुने ही वह दोनों वहाँ से चले जाती हैं। वहीं 2 घंटे के बाद रुद्र का मीटिंग ख़त्म हो जाता है और प्रताप जाकर कहने लगा, बॉस आपका काम हो गया है, उस लड़की की माँ को अपार्टमेंट पे पहुँचा दिया गया है। इतना सुनकर के रुद्र आंखें लाल किए हुए कहने लगा,
तुम उसे लड़की क्यों कह रहे हो? उसका नाम भी तो है ना, और आज से तुम माही जी कह कर के बुलाओगे, समझे तुम? इतना कहकर वह वहाँ से खड़ा हुआ, अपने कोट को सही किया और चल दिया। प्रताप भी उसके पीछे से जाने लगा और सोचने लगा, खड़ूस कहीं का, यह कभी सुधर नहीं सकता है। यह बातें आराम से भी तो कर सकता था ना, पर नहीं, यह तो सिर्फ हमेशा गुस्से में ही रहता है। रुद्र कार के पास आकर खड़ा था और कहने लगा, हो गया मुझे गाली देना, अब जल्दी से चलोगे? यह सुनकर के प्रताप फ़ौरन से गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है और मन में सोचे जा रहा था, इस इंसान को पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वह भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रुद्र कहता है, जल्दी से उस अपार्टमेंट में चलो। कुछ ही देर में रुद्र अंजना जी के अपार्टमेंट में जाता है और वह डोरबेल बजाया। अंजना जी डरते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। रुद्र दरवाज़ा खोलते ही अपार्टमेंट के अंदर एंटर करता है। अंजना जी को देखकर उनको नमस्ते कहता है और बोला, आंटी आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? अंजना जी कहने लगी, जी नहीं, पर आप हैं कौन? अंजना जी देखी, यह आदमी तो बहुत ही नौजवान हैंडसम है, बिजनेस सूट में बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा था बंदा, पर इतना बड़ा आदमी होकर के उसने मुझे नमस्ते क्यों किया? अंजना जी सोच में पड़ गई। उनको सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र कहने लगा, कहाँ खो गई आंटी जी? अंजना जी बोली, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। रुद्र बोला, मैं आपकी बेटी का बॉस हूँ, आपकी बेटी माही गिल है ना? इतना सुनकर अंजना जी कहने लगी, क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? वह कहाँ है? वह ठीक तो है ना? वह 5 दिन से पता नहीं कहाँ चली गई है और बिना बताए मुझे कहीं नहीं जाती है, पर वह पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सब लोग कह रहे हैं कि वह बहुत गलत लड़की है और वह किसी लड़के के साथ भाग गई। वह रोते हुए यह सब रुद्र से कह रही थी। रुद्र उन्हें शांत करवाया और कहने लगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, माही बिल्कुल सही सलामत है और मेरे पास है। मैंने ही उसे बिजनेस के सिलसिले में भेज दिया था और मैं ही कहा था कि आपको ना बताए, मैं आपको बता दूंगा, मगर अचानक से मुझे भी मीटिंग में जाना पड़ा और मैं भी भूल गया। आपकी बेटी अब यहीं पर रहती हैं। इस ऑफिस के थ्रू ही यह अपार्टमेंट मिला है जो आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। माही कुछ दिन और बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही काम है, वह वहाँ रहेगी। आप उसके आने के बाद मिल सकती हैं। मैं आपको बस बात करवा सकता हूँ उससे। अंजना जी रुद्र के सामने हाथ जोड़ लेती हैं और कहने लगी, बेटा मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ, पर वह लोग बिल्कुल गलत बोल रहे थे मेरी बेटी के बारे में। रुद्र कहने लगा, लोग क्या बोलते हैं उनकी बात नहीं सुनिए आप, बस मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनिए। रुद्र भी जानता था कि माही के 2 सौतेले भाई बहन हैं। उन दोनों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। आकाश ने जो किया था, रुद्र आकाश के बारे में भी पता लगा चुका था। अब रुद्र कहने लगा, यहाँ इस घर में सब कुछ अवेलेबल है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके अकॉर्डिंग दवाई वहाँ पर रखी हुई है और सारी पर्चियाँ भी है जिसमें सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। आप ध्यान से सब कुछ करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ौरन से कॉल करिएगा। और यह रहा आपका फ़ोन, इसमें मेरा नंबर है। इतना कहते हुए वह वहाँ से निकल गया। अंजना जी सुकून से हो गई कि चलो मेरी बेटी माही सही सलामत है। रुद्र आकर फ़ौरन से अपनी कार में बैठ गया और वह सीधे फार्म हाउस निकल गया। रुद्र के घर में उसके मम्मी पापा नहीं थे। उसकी माँ तो उसकी बहन को जन्म देते वक्त ही इस दुनिया से चली बसी थी और रुद्र बस 12 साल का था तब उसके पापा का हार्ट अटैक आ गया था और वह उनकी भी डेथ हो गई थी। वैसे बस फैमिली के नाम पर उसकी एक दादी और एक उसकी बहन थी जो कि वह रॉय मैंसन में रहती थी। रुद्र घर कभी कभी ही जाता था जब उसे मन होता था, पर अब तो माही को फार्म हाउस में रखा था तो वह घर भी नहीं जा पा रहा था। जब वह अंजना जी से मिलकर जा रहा था तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। वह देखा तो उसकी दादी का कॉल था। वह एक स्माइल करने लगा और फ़ौरन से फ़ोन रिसीव कर लिया और कहने लगा, क्या हाल है मेरी हीरोइन? उधर से आवाज़ आया, क्यों हीरोइन को तुझे याद नहीं आ रही है क्या?
चल जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, ठीक है मेरी जान, आता हूँ। इतना कहते हुए वह रॉय मैंसन की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह रॉय मैंसन पहुँचा। रॉय मैंसन एक आलीशान महल की तरह था। चारों तरफ गार्ड ही गार्ड लगे हुए थे। जैसे ही रुद्र की कार देखे तो गार्ड ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और वह कार मैंसन के अंदर एंटर किया। प्रताप ने गाड़ी पार्क किया और रुद्र के पीछे वह भी चल पड़ा। रुद्र जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, उसकी दादी हॉल में बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। रुद्र को देखते ही कहने लगी, क्या बात, क्या हाल है बरखुरदार? जब मैं फ़ोन ना करूँ तो तुम इस घर में कदम भी ना रखोगे ना? रुद्र स्माइल करते हुए अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, आप तो मेरी जान हो ना, क्यों जाने मन, बस बस ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। कल्याणी जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली। तभी पीछे से उसकी बहन ट्विंकल आई और डरते हुए रुद्र के गले से लटक गई और कहने लगी, भाई आप क्या करते हो? इतने दिनों के बाद इस घर की याद आई है? और वह रुद्र के पीठ पर एक गुस्सा मारती है और कहने लगी, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है भाई, आप बहुत बुरे हो, आपके जैसा कोई भी भाई नहीं करता है। आप तो बिल्कुल भूल ही जाते हो कि आपको घर भी जाना है कि नहीं, आपका कोई घर भी है भी या नहीं, घर में लोग भी हैं, आपकी बहन भी है, आपकी दादी भी है, आप यह चीज़ कैसे भूल सकते हो? और यह सारी बातें वह एक सांस में बोली जा रही थी। रुद्र उसको अपने गले से लगाते हुए कहने लगा, इतना नहीं गुस्सा करते हैं मेरा बच्चा। और वह ट्विंकल को गले लगा लिया। ट्विंकल की आंखें भर आई और कहने लगी, भाई आप इस तरह से करते हो जिसे लगता है कि सिर्फ इस घर में हम दोनों ही रहते हैं। आप क्यों ऐसे करते हो भाई? आप हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, कभी हमारी भी तो फिक्र कर लिया करो ना, एक फ़ोन तो कर लिया करो, वह भी नहीं करती हो। रुद्र कहने लगा, सॉरी ना। वह कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी, मेरा बच्चा गुस्सा है। और वह ट्विंकल के सर को सहलाते हुए बोल रहा था। तभी कल्याणी जी कहने लगी, तुम तो बात ही मत करो इस घर की, पूरी तरह से भूल ही चुके हो और क्यों आए हो अब से, मैं एक भी कॉल नहीं करूँगी। यह सुनते हुए रुद्र कल्याणी जी के गले लग गया और कहने लगा, मेरी स्वीट हार्ट, आप ही तो हो ना मेरी जाने मन, आप इस तरह से नाराज़ हो जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। आप ही तो मेरी प्यारी प्यारी जान हो जिसको देखकर मैं इतना काम कर रहा हूँ। कल्याणी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई और कहने लगी, नौटंकीबाज हो पूरी तरह से, चलो अब मेरे साथ खाना खा लो। रुद्र अपनी दादी और बहन से बहुत ही प्यार करता था। रुद्र ट्विंकल और कल्याणी जी के हाथ पकड़ कर के कहने लगा, चलिए मैं खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी जाने मन के साथ। और वह डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया और वहाँ चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट खाना सर्व करने लगे थे। वह जैसे ही एक वाइट लेने वाला था कि उसे याद आया कि माही खाना खाई होगी कि नहीं। वह फ़ौरन से कमला के पास कॉल करता है और अभी वह कमला से कुछ पूछता कि तभी उधर से माही कमला से कह रही थी, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यह खाना। यह आवाज़ सुनकर रुद्र कहने लगा, मैं अभी आता हूँ। और वह फ़ोन कट कर दिया और कहने लगा, प्लीज़ जाने मन, गुस्सा नहीं करना, मुझे अर्जेंट जाना होगा, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई रात भर सुकून से सो नहीं पाएगा। मेरी उसे बहुत ज़रूरत है, वह बहुत दर्द में है जाने मन, प्लीज़ मैं जाऊं। कल्याणी जी ये सुनकर कहने लगी, ठीक है तुम जाना, पर पहले थोड़ा कुछ खा लो। और वह अपने हाथों से रुद्र को उसके मुंह में खिलाने लगी। रुद्र बैठकर खाने लगा। आलू के पराठे जो थे उसके मनपसंद की चीज़ थी, फिर भी वह थोड़ा सा खाकर कहने लगा, प्लीज़ स्वीट हार्ट जाने दो ना, मैं कल आपसे आता हूँ मिलने और आप जो बोलोगी मैं वह करूँगा। कल्याणी जी बोली, ठीक है अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। रुद्र जाते हुए बोला, ठीक है स्वीट हार्ट, आप तो मेरे दिल की धड़कन हो
और वह ट्विंकल के माथे पर हाथ फिराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहने लगा, ठीक है बच्चा, मैं चलता हूँ। ट्विंकल मुंह बनाते हुए कहने लगी, ना आपको आते देर लगता है और न जाते। आप हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। और वह मुँह बनाते हुए बोली थी। इतना सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गया और वह वहाँ से स्माइल करते हुए चला गया। प्रताप कहने लगा, क्या हुआ बॉस, आप इतना क्यों परेशान हो गए? सब कुछ ठीक तो है ना? आप खाना भी नहीं खाएं। रुद्र कहने लगा, जल्दी से फार्म हाउस चलो, किसी को खाना खिलाना है और मुझे अच्छे से पता है कि खाना कैसे खिलाते हैं। वह इतना कह कर के गुस्से में मुठिया कस लिया। थोड़ी ही देर में वह फार्म हाउस पर पहुंचा। वहां जाकर फ़ौरन से वह अपने रूम में जाता है। वही माही कमला को अभी भी वही बातें कह रही थी, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। वह पीछे की तरफ मुड़ कर के बैठी हुई थी। दरवाजे की तरफ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमला उसके पीछे थी। रुद्र को आते कमला देखकर डर सी गई थी और वह चुप हो गई। रुद्र कमला को इशारे से जाने के लिए बोल दिया और उसके हाथ से खाने की प्लेट ले लिया। माही अभी बोल ही रही थी कि मुझे नहीं खाना है, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे इस आदमी से भी दूर रहना है, पर मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, वह कैसे? और तुम्हें यह खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तुम चाहे कितनी भी ना बोल दो। इतना सुनते ही माही पीछे मुड़ी तो देखती है रुद्र खड़ा है। वह रुद्र को देखकर डर गई और कहने लगी, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रुद्र उसके हाथों को पकड़ के सोफे पर ले गया और वहाँ खाने की प्लेट रख दिया और उसे वहीं पर बैठाया और कहने लगा, तुम खाओगी नहीं तो क्या तुम अपनी माँ के पास चली जाओगी? एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी बातों को ना मानना मतलब कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना। और मुझे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं है कि लोग मेरी बातों को नज़रअंदाज करें या ना माने। तो एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारी माँ को मैं यहाँ पर बुला रखा है और वह यहीं पर है। इतना सुनते ही माही खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ है मेरी माँ? और इतना बोलते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रुद्र ने अपने फ़ोन में वीडियो ऑन किया जिसमें उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी। वह सुनकर के माही की कदम रुक गई और वह पीछे मुड़कर देखती है तो रुद्र के फ़ोन में उसकी माँ की आवाज़ आ रही थी। वह दौड़ते हुए रुद्र के पास गई और उसके हाथों से फ़ोन लेकर देखने लगी। जब रुद्र अंजना जी से मिलने गया था तो वह वहाँ पर उसने वीडियो बना लिया था और वह इसीलिए बनाया था ताकि वह माही को दिखा सके। वीडियो में देखते ही माही को देखकर वह कहने लगा, अगर तुम अपनी माँ को सुकून से और अच्छे से देखना चाहती हो कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो तो मैं जो कह रहा हूँ वह तुम करो, यह खाना खाओ, मैं तुम्हारी माँ से अभी बात करवाता हूँ। इतना कह कर के वह खाने की प्लेट उसके सामने रखता है और अपना फ़ोन उसके हाथों से ले लेता है। माही अपनी माँ को देखकर एक सुकून महसूस करती है। माही सोफे पर आकर बैठ गई मगर रुद्र से दूर बैठी थी। यह देखकर के रुद्र को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह माही को हाथों से पकड़ के खींचते हुए अपने करीब कर लिया, बल्कि करीब क्या अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगा, ऐसे बैठकर खाना खाओ, समझी तुम? माही की आंखें बड़ी हो गई कि यह क्या हरकत है, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? इतना कहते हुए वह फ़ौरन से उसके ऊपर से उठने की कोशिश करी मगर वह कहाँ से उठ पाती। रुद्र ने उसको अपनी बाहों में लपेट रखा था। यह देखकर माही की आंखें बड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझे छोड़ोगे तब तो मैं खाऊंगी ना? रुद्र कहने लगा, तुम्हें मेरी गोद में ही खाना है। और वह अपने हाथों में खाने की प्लेट पकड़ा हुआ था और कहने लगा, चलो यहीं से खाओ। माही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और ना ही वह खाने की प्लेट को छू रही थी। यह देखकर रुद्र को अब गुस्सा आ रहा था। उसने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और माही को फ़ौरन से अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बैठा दिया और उसके ऊपर झुक गया और कहने लगा, जब तुम्हें नहीं खाना है तो ठीक है, मैं ही तुम्हें खाना स्टार्ट करता हूँ। और इतना कहकर वह माही के लबों पर अपना लब रख दिया और उसके लबों पर वाइल्डनेस किस करने लगा।
जिस तरह से रुद्र माही के लबों पर किस करना चाहता था, उस तरीके से माही को किस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माही अपने होठों को बंद करके रखी हुई थी। इस वक्त माही को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसकी सांसें एकदम से अंदर ही अटक गई। रुद्र का एक हाथ उसके पेट पर था और एक हाथ उसके सर के नीचे, और वह माही के कमर को सहलाते हुए अचानक से उसके कमर को कस के दबा दिया, जिससे कि माही का मुंह खुल गया और रुद्र उसकी टंग को अपने टंग से टच कर लिया, जिससे कि वह माही को बहुत ज़्यादा ही डीप किस करने लगा। माही की सांसें बहुत ज़्यादा ही फूलने लगी थी। तो क्या अब करेगा रुद्र माही के साथ? क्या बनवारी सच में माही को हासिल कर पाएगा? अचानक से माही को देख करके रुद्र को क्या होने लगता है, यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक नई और बहुत ही दिलचस्प एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वह लड़की डर से कांपते हुए माफ़ी मांग रही थी और कहे जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। पर इस पर भी उस आदमी के इशारे पर उसके आदमी उस लड़की के बाल को ज़ोर से खींचते हुए और RA कहा, RA की दुनिया में माफ़ी नाम की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। ललिता, जब तुम्हें सही लगा मेरे लिए काम किया और जब मन किया मुझे धोखा देने की तो तुमने धोखा भी दे दिया। अब माफ़ी मांग रही हो, वह धोखा माफ़ी के लायक भी नहीं है। RA की दुनिया में धोखे की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। इतना कहते हुए RA ने ज़ोर से ललिता को धक्का दिया। उसके एक ही इशारे पर उसके आदमियों ने ललिता को उठाकर फांसी के एक फंदे तक ले जाने लगे। ललिता की हालत डर से ख़राब हो चुकी थी। वह बिल्कुल डर से कांप रही थी। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब उसे RA छोड़ेगा नहीं। इस वजह से वह और भी ज़्यादा घबराई जा रही थी। वह अपने आप भी शर्मिंदा हो रही थी। फिर भी RA उसे नहीं छोड़ रहा था। ललिता की हालत डर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वही आरुषि की सांस डर से रुकने लगी थी। ललिता की गुजरती हुई सांसें ललिता के सामने मौत दिख रहा था और वही आरुषि की अटकती हुई सांसें भी दिख रही थी। ललिता कहे जा रही थी, RA प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं किसी को आपका सच नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझ पर रहम करिए। आप कहोगे तो मैं यह देश छोड़कर ही चली जाऊंगी। इस बार माफ़ी दे दो। आइंदा आज के बाद कभी नज़र ही नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ी दे दो। RA जाने दो मुझे। ललिता लगातार चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी, पर ना ही RA पर और ना ही उसके आदमियों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर आरुषि यह सब देखकर डर से कांप रही थी, पर अपनी आंखों के सामने वह किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। वह घबरा कर खुद से बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे बचाऊं इस लड़की को? मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती हूँ। क्या करूँ? कैसे बचाऊँ इसे? कौन है RA और क्या इतने लोगों को मार मार कर टांगा है? यही है। घबराहट में आरुषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने इधर उधर देखा तो पास में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। आरुषि ने घबराहट में जल्दी से उसने उस पत्थर को उठाया और वह RA की तरफ फेंक दी। वह पत्थर RA की चेयर पर जाकर लगी। उसकी आवाज़ पर सब इधर उधर देखने लगे। घबराहट में आरुषि जल्दी से पीछे की साइड हटी, पर आरुषि की परछाई RA ने देख लिया था। RA ऊंची आवाज़ में अपने लोगों से बोला, सिक्योरिटी अलर्ट, कोई यहाँ घुस आया है, देखो जाकर कौन है। जो भी है यहाँ आया है वह यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। RA की आवाज़ पर सब एक आवाज़ में बोले, ओके सर। RA के इशारे पर सारे आदमी चारों तरफ फैलने लगे। 2-4 आदमी RA के इशारे पर ललिता को खींचते हुए एक सीक्रेट रूम में लेकर गए।
आरुषि धीरे धीरे हटकर पीछे अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन आर.ए. की नज़र आरुषि की परछाई पर ही थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरुषि छुपते छुपाते एक दरवाजे से जाकर टकरा गई। वह जल्दी से अंदर गई और दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। फिर खुद से बोली, कंट्रोल आरुषि कंट्रोल, हिम्मत रख, तो कोशिश कर, यहाँ से खुद भी निकल जाएगी और उस लड़की को भी निकाल लेगी, पर उसके लिए तुझे कुछ सोचना होगा। यह बोलते हुए आरुषि जल्दी से कॉटन के पीछे छुप गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वह सांस ले रही थी तो वह जो भी बाहर हो रहा था उसके बारे में सोचे जा रही थी। तभी आरुषि ने देखा वह एक खूबसूरत से कमरे में पहुंच गई थी। यह बिग साइज का कमरा था जिसके बीचों बीच पिंक कलर का बेड पड़ा हुआ था। एक दीवार की पूरी साइड कांच की वॉल थी जिससे वह जन्नत का नज़ारा साफ साफ नज़र आ रहा था। पूरे रूम में वाइट और पिंक कॉटन लगे हुए थे। बहुत ही यूनिक, खूबसूरत और सिंपल सा रूम था। उसे देखकर आरुषि एक बार फिर हैरान होकर खुद से बोली, यहाँ का माजरा क्या है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ इतने सारे लोग एक इंसान के पीछे इस तरह से जालिम हुए जा रहे हैं और एक साइड इतनी खूबसूरती कि पूछो ही मत। यह वाइट और ब्लैक साइड है क्या? यकीनन यह इंसान है कौन? बाहर इतना खूबसूरत जन्नत जैसा सब कुछ बनाया हुआ है। यह कमरा भी इस जन्नत का एक हिस्सा है। तो वह अंधेरा गोदाम सा वह क्या है? वह क्यों बनाया गया है? वह क्या लोगों को मारने के लिए बनाया गया है? ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ जो भी रहता होगा उसका तो मन बहुत अच्छा होगा ना, फिर इतना गलत काम क्यों कर रहा है कोई? आरुषि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वह किसी अलग ही प्लेनेट पर आ गई हो, वह धरती पर है ही नहीं। उसकी सांसें अभी भी तेज़ तेज़ चले जा रही थी, हार्ट बीट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई, घबराई हुई सी थी। उसने एक बार फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुई। वह घबराकर अपनी आंखें खोली तो उसके होश ही उड़ गए। एक आदमी का एक हाथ आरुषि के पेट पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ कस कर लिए थे और अपनी फेस ठुटी आरुषि के गर्दन पर रख दिए थे, जिसे देखकर आरुषि कांप उठी थी। यह कोई और नहीं बल्कि आर.ए. था। आर.ए. उर्फ रणवीर ओबेरॉय। उस वक्त रणवीर के मुंह पर भी नकाब था, वह भी अपने फेस को कवर अप किया हुआ था, जिसमें उसकी ब्राउन आंखें साफ नज़र आ रही थी। तो वही आरुषि के चेहरे पर भी स्कार्फ था, जिसमें सिर्फ उसकी ब्लू आंखें डर से भरी हुई नज़र आ रही थी और चमक रही थी। आरुषि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कांपते हुए आवाज़ में बोली, छ छोड़िए मुझे, काका कौन है आप? रणवीर ने सर्द आवाज़ में कहा, उसके कान के पास आकर। यह आर.ए. की दुनिया है। यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते मेरी मर्जी से हैं, समझी आप मैडम? यह बोलते हुए उसकी आवाज़ डेविल टाइप लग रही थी, जिसे सुनकर के आरुषि अंदर तक कांप गई थी। रणवीर ने अपने हाथ को आरुषि के पेट पर रखकर उसे अपनी तरफ घुमा दिया, जिसे वाल पर लगा शीशे में वह दोनों नज़र आने लगे। आरुषि की नज़र शीशे पर पड़ी, जिसमें रणवीर की सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, गहरी ब्राउन आंखें जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पर उस खूबसूरत बड़ी आंखें आरुषि के अंदर डर भरने लगी थी। जैसे ही रणवीर की नज़र आरुषि के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि पूरा चेहरा कवर अप है। सिर्फ नज़र आई तो गहरी ब्लू आंखें जिसमें दहशत भरी हुई थी। रणवीर जैसे उन आंखों में खो सा गया। कुछ पल ऐसे ही निकल गए।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक सुकून से देख रहा था तो दूसरा डर से देखे जा रहा था। रणवीर जैसे उन आंखों में पूरी तरह से अपने आप को भूल ही गया था। कुछ पल के बाद आरुषि लगातार खुद को अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की कैद से आज़ाद होना इतना आसान तो नहीं था ना। रणवीर की कैद से आज़ाद होना मतलब बाघ के मुंह में हाथ डालकर निकालने जितना खतरनाक था। रणवीर ने आरुषि की आंखों को देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा, तुम्हारी यह आंखें, क्या इसमें कोई जादू है क्या? रणवीर की बात सुनकर आरुषि घबराते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्यों पकड़ कर रखा है आपने मुझे? और उस लड़की को क्यों मारना चाहते हो आप? आरुषि की बात सुनकर रणवीर होश में आया। अपनी गिरफ्त आरुषि पर मजबूत बनाते हुए बोला, अगर मैं ना जाने दूँ तुम्हें तो क्या करोगी? हाँ। यह बोलते हुए रणवीर कुछ अजीब सा फील कर रहा था। उसकी अजीब बातें आरुषि को डरा रही थी। उसे देखकर आरुषि खुद से बोली, यह इंसान बहुत अजीब और बहुत डरावना है। यह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर उस लड़की को ढूंढना होगा और उस लड़की को और खुद को बचाना होगा। रणवीर को उसकी ब्लू आंखें अभी भी अपनी तरफ खींच रही थी। अब रणवीर आरुषि का चेहरा देखना चाहता था। जैसे ही रणवीर आरुषि के चेहरे के करीब अपना हाथ ले जाकर उसके अस्कार पर हाथ रखा, आरुषि ने जोर से रणवीर को धक्का दिया, जिससे रणवीर बेड पर गिर गया। आरुषि तेजी से वहां से भागने लगी, पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उससे पहले ही रणवीर बेड से उठकर आरुषि के सामने आ गया। रणवीर ने आरुषि को अपनी गोद में उठा लिया। यह देख कर के आरुषि चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्यों कैद करके रखा है मुझे? प्लीज़ जाने दो। रणवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, अभी एक का मन नहीं है कि तुम जाओ, मेरा मन है कि तुम मेरे पास ही रहो। यह बोलते हुए वह आरुषि को लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। वह अपनी ब्राउन आंखों से लगातार आरुषि की आंखों में देखे जा रहा था। उसका यूं आरुषि को देखना उसे और भी डरा रहा था। उसका इस तरह से देखकर देखना आरुषि डर रही थी और कह रही थी, मुझे जाने दो, सच में तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे करीब से भी घिन आती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। रणवीर कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मेरी मर्जी नहीं है कि तुम जाओ। रणवीर उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा, फिर बेड पर ले जाकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर आरुषि की आंखें और सांसें तेज होने लगी थी। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थी। घबराहट से उसका गला सूखने लगा था। आरुषि ने उसे हाथ से रोकते हुए कपकपाती आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, मेरे करीब नहीं आना। लेकिन रणवीर कहाँ मानने वाला था। वह तो इस वक्त आरुषि की आंखों में खोसा गया था। उसकी आंखों को देखकर उसके ऊपर खुमार सा चढ़ा हुआ था। वह लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरुषि के मना करने के बावजूद भी एक तरफ रणवीर आरुषि की ओर बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूहान अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। वह बार बार आरुषि को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। गुस्से से रूहान ने अपना फ़ोन बेड पर पटकते हुए बोला, पता है मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर भी इतनी लापरवाही करती है यह लड़की। एक मैसेज तो कर सकती थी ना, पर नहीं, मैडम तो परेशान करना जानती है सिर्फ मुझे। इस वक्त रूहान बहुत परेशान हो रहा था आरुषि के लिए। वह आरुषि को बहुत कॉल पर कॉल कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। उसे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि शायद आरुषि के साथ कुछ गलत हो रहा हो, और सच में आरुषि के साथ तो गलत हो ही रहा था ना। सच्चा प्यार सच में महसूस करा ही देता है। जब दूसरे पार्टनर कभी प्रॉब्लम में हो तो एक पार्टनर को पता चल ही जाता है, और वह सिर्फ़ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत में ही ऐसा होता है, जो रूह से रूह जुड़ी होती है, और वही रूह आरुषि और रूहान का जुड़ा हुआ था। बोलते हुए उसने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ जग उठाकर पानी ग्लास में डाला और एक ही सांस में पी गया। फिर बेड पर बैठकर गहरी सांस लेते हुए बोला,
हो सकता है अंकल के पास हो, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। यह बोलते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने आंखें बंद कर ली और बेड पर गिर गया। फिर खुद से बोला, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। बस तुम ठीक हो मेरी जान। इधर रणवीर के सीक्रेट रूम में आरुषि बेड पर गिरी हुई थी। रणवीर उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। आरुषि घबराहट से कांप रही थी। रणवीर एक झटके से आरुषि के ऊपर आ गया। घबराकर आरुषि ने अपनी ब्लू आंखें बंद कर ली। आरुषि के ऐसा करने पर रणवीर की ब्राउन आंखें गुस्से से उबल गई। उसने भारी आवाज़ में कहा, ओपन योर आइज। यह बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद ही सर्द थी, जिसे सुनकर के आरुषि के रोम कांप उठा था। आरुषि ने घबराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रणवीर की ब्राउन आंखें देखकर वह डर से कांपने लगी। उसने हकलाती हुई आवाज़ में कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? यह बोलते हुए आरुषि की आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। रणवीर आरुषि की डर से भरी आंखों को देखते हुए बोला, नहीं जाने दे सकता हूँ तुमको, क्योंकि तुम और एक ही दुनिया में इसकी इजाज़त के बिना आई हो, तो अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, समझी तुम? रणवीर की बातें सुनकर आरुषि का डर के मारे गला सूख गया। वह धीमी आवाज़ में बोली, पर मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर मुझे इतना बोलते हुए वह रणवीर की नज़रों से बचना चाह रही थी, पर वह तो था कि गहरी ब्राउन आंखों से लगातार उसे ही देखे जा रहा था। देखते हुए बोला, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ यह भी बता देता हूँ। यह बोलते हुए रणवीर ने आरुषि को कस के हक करके पलट दिया, जिससे आरुषि रणवीर के ऊपर आ गई और आरुषि के सारे बाल ने रणवीर का चेहरा ढक दिया। उसकी खुशबू से रणवीर मदहोश सा होने लगा था। रणवीर एक हाथ से आरुषि के बाल उसके कान के पीछे करने लगा। दोनों के चेहरे पर अभी भी नकाब था। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक नशा है इन आँखों में जिनमें पी जाने का मन कर रहा है। एक अदा है इस आँखों में जिनमें मर जाने का दिल कर रहा है। डूब जाऊं तेरी इसी आँखों में, अब तो बस इसमें बस जाने का दिल कर रहा है। यह बोलते हुए वह लगातार उसकी आंखें निहारे जा रहा था। उसकी लाइंस और इस तरह देखना और रणवीर का इतना नज़दीक होना, यह सब देख और महसूस कर आरुषि सहम गई थी। फिर रणवीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में घुसी हो। अपने इस नए दुश्मन का चेहरा देखना है मुझे। यह कहते हुए वह अपना हाथ आरुषि के नकाब की तरफ ले जाने लगा। रणवीर की बात सुनकर आरुषि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तभी उसने सोचा, यह लड़की ललिता, उसको यह लोग जान से मारने वाले थे, मगर मुझे देखा तो मेरी भी जान ले ही लेंगे यह लोग। कहीं मुझे मार न दे। मैं इनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। मैं बिल्कुल अपना चेहरा दिखने नहीं दूँगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यह सोचते हुए आरुषि ने जल्दी से रणवीर का हाथ, जो आरुषि के चेहरे पर पहुंच गया था, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ ली। फिर रणवीर से नज़र बचाकर टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट एक हाथ से उठाया और बिजली की फुर्ती से वह रणवीर के सर पर दे मारी। एक हल्की सी आह रणवीर के मुंह से निकली और ब्लड उसके सर से बहने लगा। वह इतना तेज़ था कि रणवीर खुद को बचा नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे देखकर आरुषि ने कहा, इससे पहले यह मुझे रोके, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यह कहते हुए आरुषि जल्दी से रणवीर के ऊपर से उठी, पर रणवीर उसे उठने नहीं दिया। वह अपने हाथों से मजबूती से आरुषि को पकड़े हुए था।
आरुषि खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश किए जा रही थी। फ़ौरन से रणवीर आरुषि की कमर से पकड़कर उसे बेड से लगा दिया और उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ के बेड से लगाकर उसके ऊपर बैठ गया और कहने लगा, यह तुमने अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत की हो मेरे साथ। अब तुम बहुत पछताओगी। आरुषि बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी। वह उसे रोकना चाह रही थी, उससे बचना चाह रही थी, उसे ज़बरदस्ती हटाकर भाग जाना चाहती थी, मगर इतनी चोट लगने के बावजूद भी रणवीर उसे छोड़ नहीं रहा था। यह देखकर आरुषि सोचने लगी, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। अब मुझे हर हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। और वह महसूस करती है कि रणवीर अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया है, क्योंकि रणवीर के सर से इस वक्त ब्लड निकल रहा था। वह एक हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ था। वह जैसे ही आरुषि के ऊपर झुककर उसे किस करने वाला होता है कि तभी आरुषि उसके हाथों को पकड़कर जोर से दांतों से काट लेती है। रणवीर एक बार फिर से चिल्ला उठा और आरुषि फ़ौरन से विंडो के पास दौड़ पड़ी। रूम की विंडो खोली, वह देखती हर तरफ गार्ड बाहर खड़े थे। उनको देख कर के आरुषि खुद से बोली, ओ गॉड, यहाँ तो हर तरफ लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ललिता को ढूंढना आसान नहीं होगा। ओ गॉड, मैं क्या करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी आरुषि की नज़र रणवीर पर पड़ी। रणवीर अपना सर पकड़कर बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। उसे देख कर के आरुषि ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं इस इंसान को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ। आरुषि ने एक बार फिर नीचे देखा, तभी उसकी नज़र विंडो के जस्ट नीचे पड़ी, जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ था, जो ऑलमोस्ट दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूरी पर था। उसे देख कर के गहरी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखते हुए कही, भगवान मेरी हेल्प करिएगा। इतना बोलते हुए आरुषि ने विंडो से निकलकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और आरुषि पूल में गिर गई। अचानक आवाज़ होने से सारे बॉडीगार्ड्स जो हर तरफ आरुषि को ढूंढ रहे थे, वह अलर्ट हो गए और एक दूसरे से बोले, यह आवाज़ कहाँ से आई है, कहीं वह लड़की यहाँ तो नहीं है ना। तभी दूसरी तरफ से आया दूसरा बॉडीगार्ड बोला, हाँ चारों तरफ ढूंढो, हो सकता है कि वह यहीं हो। आरुषि ने उसकी बातें सुनी तो सोचने लगी, यह लोग तो हर तरफ मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ देर पानी में ही अंदर रहना पड़ेगा, वरना यह लोग मुझे ढूंढ लेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। उधर आरुषि के घर पर उसके पापा की नींद खुली और आरुषि अभी तक घर नहीं आई थी। वह बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रहे थे। वह अपने फ़ोन से आरुषि को फ़ोन करने लगे, पर आरुषि का फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि आरुषि जिस जगह पर थी वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी इशू था, क्योंकि रणवीर ने अपने जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही हर काम किया था। वहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल यूज नहीं कर सकता है, उसके अलावा सिर्फ वही मोबाइल यूज कर सकता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस जगह को कोई भी जाने। इस वजह से वह सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ था। रूहान भी आरुषि को कॉल कर रहा था तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। जो कोई भी उसके एरिया में जाएगा उसका कॉल का नेटवर्क ही गायब हो जाएगा, उसका फ़ोन का नेटवर्क ही गायब हो जाएगा। बृजमोहन जी बहुत परेशान हो रहे थे। वह बोलने लगे, आरुषि को नहीं जाना चाहिए था, मुझे उसे रोकना चाहिए था। रात के 12 बज गए हैं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढने जाऊं अकेले। शुभ को घर पर इतनी रात को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकता हूं और आरुषि का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी, कहीं उसके साथ कुछ। यह सोचते हुए वह कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। जब से वह रणवीर ओबेरॉय से मिले हैं तब से उनका दिन खराब ही गया और आरुषि भी गायब है। पर उन्हें क्या पता कि वह आरुषि भी इस वक्त रणवीर ओबेरॉय के चंगुल में ही फंसी हुई है।
अगर वह भी जानेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। इस वक्त बृजमोहन जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे और अपने कमरे में ही टहलने जा रहे थे। कुछ देर बाद वह शुभ के कमरे में गए। शुभ बहुत ही आराम से सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि सोचते हुए वह पानी के नीचे ही रही। कुछ देर तक ऐसा करने से उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स दूसरी तरफ चले गए। थोड़ी दूर पर थे। आरुषि ने अपना थोड़ा सा सर पानी से बाहर निकाला और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। फिर एक नज़र उसने हर तरफ डाली। किसी भी बॉडीगार्ड्स की नज़र स्विमिंग पूल के साइड नहीं थी। दूसरी तरफ रणबीर बेड से उठकर खुद को घसीटते हुए इस गोदाम में आ गया था। उसे देखते ही उसके बॉडीगार्ड्स उसके पास आ गए। इससे पहले कि वह कुछ बोलते, रणबीर चिल्लाकर बोला, वह लड़की स्विमिंग पूल में कूद गई है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। वह भागने नहीं चाहिए, वह मुझे हर हाल में अभी के अभी चाहिए। रणबीर जख्मी हालत में था, उसके सर से ब्लड निकल रहा था। तभी रणवीर के कहते ही सारे लोग स्विमिंग एरिया की तरफ भागे। जैसे ही आरुषि स्विमिंग पूल से निकली तभी उसने एक भारी आवाज़ सुनी, चारों तरफ फैल जाओ, वह लड़की किसी भी कीमत पर यहाँ से भाग कर नहीं जानी चाहिए। RA बॉस को हर हाल में वह लड़की चाहिए। आरुषि ने देखा वह लोग उसी की तरफ बढ़ रहे थे। वह करीब 15 लोग थे जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन सब के हाथ में बड़ी बड़ी गन थी जो कि आरुषि के तरफ ही बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर भीगी हुई आरुषि के बदन में डर के मारे बिजली सी दौड़ गई। उसके हाथ पांव सुन पड़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख कर के आरुषि बिजली की फुर्ती से भागी और एक बहुत ही बड़ी फ्लावर प्लांट था उसके पीछे छुप गई। इतनी ही देर में वह लोग स्विमिंग पूल तक पहुंच गए। कुछ लोग चारों तरफ देखने लगे तो उनमें से 4-5 लोग स्विमिंग पूल में कूद गए और आरुषि को हर तरफ ढूंढने लगे। उन्हें देखकर आरुषि ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी धड़कनों और सांसों के बीच कहने लगी, बाल बाल बच गई आरुषि, वरना यह लोग तेरा कीमा बनाकर फ्राई करके सुबह ब्रेकफास्ट में तो खा ही जाते। आरुषि ने गहरी सांस ली और सोचने लगी, इससे पहले फ्राई वाली बात सच हो जाए मुझे यहाँ से भागना होगा, पर कैसे। आरुषि धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी। खिसकते खिसकते वह मेन गेट से थोड़ी दूरी पर पहुँच गई। उसने मुड़ कर के देखा, आरुषि की तरफ किसी की भी नज़र नहीं थी। रात की वजह से थोड़ा अंधेरा भी था। वह जल्दी से मेन गेट की तरफ भागी और तेज़ी से निकल गई। वह कितनी ही देर तक तेज़ भागती रही कि अभी वह सड़क पर आ गई थी। उसके पैर भागते भागते थक चुके थे। वह वहीं रोड पर ढेर हो गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, तुम जो भी थी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, पर अगर मैं वहाँ और थोड़ी देर रुक जाती तो तुम्हारी जगह मैं भी कैद हो जाती। अभी मैं बाहर आ गई हूँ ना, तो तुम्हारी हेल्प करूँगी ज़रूर। आरुषि ने गहरी सांस ली और घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर में घर पहुँची तो देखा बृजमोहन जी जगे पड़े थे और वह शुभ के कमरे में थे। जब आरुषि को बृजमोहन जी देखे तो कहने लगे, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो भींग के, और वह भी इतनी घबराई हुई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ आरुषि बेटा। आरुषि अपने डैड के गले लग गई और कहने लगी, डैड कुछ नहीं, बस मैं रात का वक्त था, मैं देख नहीं पाई, अंधेरा था और मैं पानी में गिर गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए और यह लीजिए दवाई, आप खा लीजिए और सो जाइए। इतना सुनकर बृजमोहन जी थोड़ा रिलैक्स हुए और कहने लगे, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखा करो। और वह चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। उसने चेंज किया और ब्लैक लोअर और ब्लू शर्ट पहन ली। फिर बेड पर गिरकर आंख बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसे वह सब याद आ गया तो घबरा करके उठ बैठी और खुद से बोली, मैं कैसे बचाऊं उस लड़की को।
मुझे तो यह भी नहीं पता कि उस भूल भुलैया में उस लड़की को कहाँ रखा गया है। मैं कैसे जाऊंगी उस लड़की के पास, मैं कैसे बचाऊंगी? कुछ तो मदद करिए भगवान जी। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और यही सब सोचते हुए वह सो जाती है। उधर रणवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, बोलो कहाँ है वह लड़की? मुझे वह लड़की मेरे सामने चाहिए हर हाल में, किसी भी कीमत पर। उसमें से एक आदमी जिसका नाम टिकू था, वह सर झुकाकर बोला, बॉस वह लड़की भाग गई। दरवाजे में शायद उसके कपड़े उलझे होंगे, तो दरवाजे में उसके कपड़े का टुकड़ा मिला है। यह बोलते हुए टीकू की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। टीकू की बात सुनकर रणवीर का गुस्सा तूफान बन गया। रणवीर ने गन निकाली और गोली टीकू के पैर पर चला दिया। एक जोर की चीख के साथ टीकू के मुंह से आह की आवाज़ निकली। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहाँ मौजूद सारे लोग डर से कांपने लगे थे। रणवीर चिल्लाकर बोला, कितनी बार बोला है मुझे मनहूस खबरें मत सुनाया करो, वरना बदले में यही सज़ा मिलेगी ना। और तुम विशाल, अगले 2 दिनों के अंदर मुझे वह लड़की चाहिए। मेरे पास कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नाम है, सब कुछ। और अगर नहीं मिली तो यह टीकू तो जिंदा भी है, शायद यह मौका ना मिले तुम्हें। यह बोलते हुए रणवीर की आंखों में खून उतर आया था। यह पहली बार हुआ था जब रणवीर की दुनिया में आकर कोई वापस गया था। विशाल धीमी मगर कांपते हुए आवाज़ में बोला, हो जाएगा बॉस, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।